प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकीय निकेत एवं तनाव क्षेत्र, इकोलॉजिकल नीचे एंड इकोटोन। पारिस्थितिकीय निकेत शब्द का उपयोग पर्यावरण जैविकी में विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। चार्ल्स एल्टन 1927 के अनुसार निकेत एक समुदाय में सजीवों के द्वारा प्रदर्शित मूलभूत भूमिका है, अर्थात एक सजीव क्या करता है, इसका भोजन के साथ क्या संबंध है, इसका शत्रुओं के साथ क्या संबंध है। जी.ई. हचिंसन 1957 के अनुसार पारिस्थितिकीय निकेत पर्यावरणीय परिस्थितियों की संपूर्ण परास है, इट्स ए टोटल रेंज, जिसमें एक सजीव निवास करता है एवं प्रजनन करता है। एन.एम. जोसेफ 1970 के अनुसार निकेत एक प्रजाति का स्टेटस है जो कि प्रजाति के संरचनात्मक अनुकूलन, कार्यकीय अनुक्रिया तथा विशिष्ट व्यवहार के कारण होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवास किसी प्राणी का ठिकाना है, जबकि निकेत प्राणी का पेशा है। हैबिटेट इज द एड्रेस एंड नीचे इज द प्रोफेशन ऑफ द एनिमल। निकेत के प्रकार। पारिस्थितिकीय निकेत पोषक स्तर, आवास एवं आयतन के आयामों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें स्थानीय आवासीय निकेत, स्पाशियल और हैबिटेट नीचे। दूसरा है पोषक निकेत, ट्रॉफिक नीचे। और तीसरा है बहुआयामी या उच्च आयतन निकेत, हाइपर वॉल्यूम नीचे। पहला स्थानीय या आवासीय निकेत। एक प्राकृतिक आवास में एक सजीव की एक से अधिक प्रजातियां निवास करती है, लेकिन प्रत्येक प्रजाति का अपना एक सुरक्षात्मक निश्चित इकाई क्षेत्र होता है। प्राकृतिक आवास का यह सुरक्षात्मक इकाई क्षेत्र उस प्रजाति का आवासीय निकेत कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग मिलीपीड की 7 प्रजातियां ले सकते हैं जो प्राकृतिक आवास में निवास करती है, और इन 7 प्रजातियों के लिए प्राकृतिक आवास 7 इकाइयों में विभक्त होता है और प्रत्येक इकाई आवासीय निकेत को निरूपित करती है, जैसा कि यूरियुरुस इरिथ्रोपाइगस जो मिलीपीड है उसका नीचे है हार्टवुड ऑफ लॉग्स। स्यूडोपोलिडेस्मस सिरोटस जो मिलीपीड है उसका नीचे है सुपरफिशियल वुड ऑफ लॉग। दूसरा है पोषक निकेत या ट्रॉफिक नीचे। कई बार 2 या 2 से अधिक प्रजातियां एक ही आवास स्थल में रहती है, लेकिन इनका पोषक स्तर अलग अलग होने के कारण ये प्रजातियां अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण करती है। जैसा इसमें उदाहरण दे सकते हो, 2 जलीय बग है, नोटोनेक्टा और कोरिक्सा, एक ही आवास में रहते हैं, लेकिन नोटोरेक्टा एक सक्रिय प्रेडेटर है, परभक्षक है, जो सामान्य रूप से तैरते हुए छोटे प्राणियों को भोजन के रूप में लेता है, जबकि कोरिक्सा क्षय होती हुई वनस्पतियों को भोजन के रूप में लेता है। तीसरा है बहुआयामी निकेत या मल्टी डायमेंशन नीचे। हचिंसन के अनुसार यद्यपि एक समुदाय में रहने वाले प्राणियों की स्वयं की निकेत होती है, फिर भी भोजन, खनिज, प्रकाश तथा वायु आदि के लिए वे विभिन्न सदस्यों को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और कई बार इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राणी दूसरी निकेत में घुसपैठ करता है। ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला इसमें फंडामेंटल निके या मूलभूत नीचे। इस प्रकार की निकेत में प्राकृतिक कारकों जैसे भोजन, खनिज, प्रकाश तथा वायु आदि के लिए दूसरी प्रजाति के सदस्यों के से संघर्ष या प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। 2 अलग अलग जो है स्पीशीज़ के ये 2 अलग अलग नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार के निकेत जाति विशिष्ट होते हैं तथा जाति विशिष्ट के लिए ही ये आरक्षित होते हैं। और इसमें दूसरा है वास्तविक निकेत या रियलाइज्ड निकेत। इस प्रकार के निकेत
में प्राकृतिक कारकों जैसे भोजन, खनिज, प्रकाश तथा वायु आदि के लिए दूसरी प्रजातियों के सदस्यों से संघर्ष या प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इस संघर्ष के कारण एक प्रजाति या तो विलुप्त हो जाती है या वहाँ से विचलित हो जाती है या दूसरी जगह प्रवास करके चली जाती है। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा युक्त निकेत में ओवरलैपिंग पाई जाती है, जैसा कि आपको चित्र में बीच में दिखाई दे रहा है, अतिव्यापन पाया जाता है। निकेत में होने वाली पारस्परिक क्रियाएं तीन प्रकार की हो सकती है। धनात्मक हो सकती है, उदासीन हो सकती है या नेगेटिव अर्थात प्रतिकूल हो सकती है। धनात्मक क्रियाओं के पारस्परिक क्रियाओं के कारण एक या दोनों जो प्रजातियां हैं, समष्टियां हैं, उनको लाभ पहुंचता है। उदासीन क्रियाओं के कारण दोनों ही समष्टियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ऋणात्मक क्रियाओं में एक या दोनों समष्टियों का आकार छोटा होता जाता है। अब इसी संदर्भ में हम लोग लेते हैं गाउस का प्रतिस्पर्धात्मक अपवर्जन का सिद्धांत, गाउस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। जब दो प्रजातियों की निकेत एक ही क्षेत्र में होती है तो इनमें विभिन्न कारकों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। गॉस के अनुसार यह प्रतिस्पर्धा लंबे समय तक नहीं चलती। अंत में एक प्रजाति या तो नष्ट हो जाती है या उस निकेत को छोड़कर चली जाती है। इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ओरेलियम का। जब इनको अलग अलग पात्रों में संवर्धित करते हैं तो हम पाते हैं कि जीव समष्टि में सामान्य रूप से वृद्धि होती है, लेकिन जब पैरामीशियम की दोनों प्रजातियों को एक ही पात्र में संवर्धित करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ दिनों के बाद पैरामीशियम कॉर्डेटम पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है, जैसा कि आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पैरामीशियम ओरेलिया ने कॉर्डेटम प्रजाति को नष्ट कर दिया है। यद्यपि बाद में ओरेलिया की भोजन उपलब्धता कम होने के कारण उसकी संख्या भी कम हो सकती है। उसके बाद में लेते हैं हम लोग निकेत अतिव्यापन, नीचे ओवरलैपिंग। जब दो प्रजातियां एक निकेत में उपस्थित हो तथा इनकी पोषण विधि एवं भोजन की पसंद एक समान हो तो निश्चित रूप से इनके मध्य कड़ी प्रतिस्पर्धा छिड़ जाती है। लेकिन कई बार तो दोनों प्रजातियां एक ही निकेत में सफलतापूर्वक जीवन व्यापन करती है, क्योंकि इनकी भोजन ग्रहण एवं पसंद में भिन्नता पाई जाती है। इस कारण दोनों प्रजातियों में भोजन के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है। हचिंसन ने इसके लिए वाटर बोटमैन नामक कीड़े की दो प्रजातियों का उदाहरण दिया है। एक प्रजाति बड़े आकार की होती है जबकि दूसरी प्रजाति छोटे आकार की होती है। बड़े आकार वाली जाति तालाब में उपस्थित कीड़े मकोड़े तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करती है, जबकि छोटे आकार वाली प्रजाति बड़े आकार की प्रजाति के भोजन के उपरांत जो बचा हुआ फालतू जो पदार्थ है उसको ग्रहण कर लेती है। तो इनके बीच में संघर्ष लगभग शून्य होता है तथा दोनों ही प्रजातियां एक निकेत में आसानी से निवास करती है। तीसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है निकेत की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नीचे। अधिकांश पारिस्थितिकी निकेत में जटिलताएं पाई जाती है। किसी भी निकेत की सरलता एवं जटिलता विभिन्न जैविक एवं अजैविक कारकों के प्रभाव पर निर्भर करती है, क्योंकि इन कारकों की मात्रा एवं प्रभाव परिवर्तनशील होता रहता है। इन परिवर्तनों के कारण निकेत में रहने वाले प्राणियों का जीवन चक्र भी जटिल हो जाता है। इसमें पहला है पारिस्थितिकीय तुल्य, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस। भौगोलिक रूप से दूर स्थानों पर रहने वाले वे प्राणी जिनकी निकेत संरचना समान होती है पारिस्थितिकीय तुल्य कहलाते हैं, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट कहलाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला कंगारू और उत्तरी अमेरिका में रहने वाला बिसोन की निकेत संरचना लगभग समान होती है, तो ये दोनों ही जो है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स कहलाएंगे। दूसरा है लक्षण विस्थापन, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। जब दो एक समान प्रजातियां एक ही निकेत में रहती है तो इनमें ओवरलैपिंग होता है और इस
ओवरलैपिंग या अतिक्रमण के कारण संघर्ष होना स्वाभाविक है। अतिव्यापन के कारण इन दोनों प्रजातियों में लक्षणों का विस्थापन होता है और लक्षणों में यह विस्थापन दोनों प्रजातियों के मध्य संघर्ष के कारण होता है। इस लक्षण विस्थापन के कारण एक देशीय अर्थात सिम्पेट्रिक तथा एक भिन्न देशीय अर्थात एलोपेट्रिक जातियां उत्पन्न हो जाती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। देखते हैं क्या क्या होती है। एक देशीय प्रजाति अर्थात सिम्पेट्रिक स्पीसीज जब विभिन्न जातियां एक समान पैतृक निवास से उत्पन्न होकर एक समान क्षेत्र में निवास करती है तो इन्हें सिम्पेट्रिक स्पीसीज कहते हैं, एक देशीय प्रजातियां कहते हैं। एक देशीय प्रजातियां विचलन के कारण उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, सिट्टा नामक पक्षी में लक्षण विस्थापन के कारण एक देशीय प्रजातियां उत्पन्न होती है। इसकी एक प्रजाति में मुख एवं चोंच पर काली पट्टी लंबी होती है, जबकि दूसरी प्रजाति में ये पट्टियां छोटी होती है। दूसरा है भिन्न देशीय प्रजाति अर्थात एलोपेट्रिक स्पीसीज। जब विभिन्न जातियां विभिन्न पैतृक स्थानों से उत्पन्न होने के पश्चात अलग अलग दिशाओं में बढ़कर एक समान निकेत बिंदु पर आकर रहने लग जाती है, इस विस्थापन में लक्षणों में विचलन के स्थान पर लक्षणों का कन्वर्जेंस होता है। इस प्रकार लक्षणों में समानता उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं कि लक्षण विस्थापन के क्या लाभ हैं। लक्षण विस्थापन एवं भिन्नता के कारण एक समान निकेत पर निवास करने वाली प्रजातियों में भोजन स्पर्धा कम या पूर्णतः समाप्त हो जाती है। लक्षण विस्थापन के कारण प्रजातियों में नए आनुवंशिक गुणों का विकास होता है और इसके कारण नई प्रजातियों का उद्गम भी होता है। नेक्स्ट है निकेत पृथक्करण के लाभ। निकेत पृथक्करण के कारण प्रजातियों के मध्य अनावश्यक संघर्ष कम हो जाता है तथा निकेत में उपस्थित ऊर्जा का उपयोग निर्माणकारी कार्यों में होता है। एक ही निकेत में रहने वाली प्रजातियों में प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। निकेत पृथक्करण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग दक्षता के साथ होता है। इसके बाद में अब दूसरा टॉपिक है पारिस्थितिकीय तनाव क्षेत्र या इकोटोन। दो जैविक समुदायों के परस्पर मिलन के क्षेत्र को तनाव क्षेत्र कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। अर्थात इकोटोन दो या अधिक समुदायों के बीच का संयोजन क्षेत्र है। वैज्ञानिकों के अनुसार इकोटोन अर्थात तनाव क्षेत्र तीन प्रकार का होता है। पहला है एब्रप्ट तनाव क्षेत्र, एब्रप्ट इकोटोन। पर्यावरणीय परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन के कारण इस तनाव क्षेत्र का निर्माण होता है। दूसरा है तीक्ष्ण तनाव क्षेत्र या शार्प इकोटोन। इस तनाव क्षेत्र का निर्माण पादपों की पारिस्थितिक क्रिया के कारण होता है। इस कारण तनाव क्षेत्र में दो पारस्परिक समुदायों की पादप प्रजातियां बहुलता से पाई जाती है। और तीसरा है ब्लेंडिंग तनाव क्षेत्र, ब्लेंडिंग इकोटोन। इस प्रकार के तनाव क्षेत्र का निर्माण दो या अधिक समुदायों के पारस्परिक ब्लेंडिंग के कारण होता है। उसके बाद में है तनाव क्षेत्र की विशेषताएं। तनाव क्षेत्र का जो रेंज है वो सकरा हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। तनाव क्षेत्र स्थानीय हो सकता है या क्षेत्रीय प्रकार का हो सकता है। तनाव क्षेत्र में कुछ प्रजातियां अपने पारस्परिक समुदाय की होती है, जबकि कुछ प्रजातियां स्वयं तनाव क्षेत्र की होती है। तनाव क्षेत्र में समष्टि घनत्व अधिक होता है एवं विभिन्न प्रजातियों की संख्या भी अधिक होती है। तनाव क्षेत्र का यह प्रभाव कोर प्रभाव कहलाता है, एज इफेक्ट कहलाता है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट या अति लघुत्तर जो क्वेश्चन होते हैं वह पूछा जा सकता है। वे सजीव जो तनाव क्षेत्र में बहुलता से उपस्थित होते हैं उनको कोर प्रजाति कहते हैं, एज स्पीसीज कहते हैं। इसका भी ध्यान रखें।
तनाव क्षेत्र में घास के मैदान में पेड़ पौधों की बहुलता के कारण नीड निर्माण, प्रजनन एवं भोजन अंतर्ग्रहण के उचित अवसर मिलते हैं। तनाव क्षेत्र में कई बार पारस्परिक समुदायों की मूलभूत प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। तनाव क्षेत्र की यह विशेषता है कि इसमें प्रजातियों की संख्या एवं समष्टि घनत्व अधिक होता है। वे प्रजातियां जो कोर क्षेत्र में प्राथमिक रूप से अथवा बहुलता से अथवा दो समुदायों के संगम स्थल पर पाई जाती है, कोर प्रजाति कहलाती है, कोर स्पीसीज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, विभिन्न प्रकार के पक्षी जैसे चिपिंग स्पैरो, ब्लू बर्ड एवं मोकिंग बर्ड तनाव क्षेत्र में बहुलता से पाए जाते हैं। ये पक्षी पौधों पर घोंसला बनाते हैं, घास को भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। इस प्रकार की प्रजातियां कोर प्रजातियां कहलाती है। थैंक यू।